सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबाब जहांगीर और अब 10 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है पोलिंग के आगाज़ में। कल यानी 8 फरवरी को ये पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग इस बार बहुत बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकलेंगे और पैगाम भी हमारा तमाम लोगों को ये है कि ज़रूर अपने हक़ का इस्तेमाल करें, अपने सही नुमाइंदे को चुनें, जिसको भी ख्वाह वो जिस भी पार्टी को, जिस भी नज़रिए को, जिस सरबरा को वोट देना चाहते हैं ज़रूर दें, ताकि आप भी इस हुकूमत साजी में और नई आने वाली हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। अब ये जो ट्रांसमिशन के सेगमेंट में हम थोड़ा सा ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि जो कौमी असम्बली की 266 नशस्तें हैं, फिर सारे सूबाई असम्बलियों की जो नशस्तें हैं, तो हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनकी क्या राय है कि किसकी नज़र में कौन सी सियासी जमात सबसे मजबूत है और सबसे ज़्यादा सीट्स लेने की पोजीशन में। तो तमाम मौजूद पैनलिस्ट का आपसे तारुफ भी करवाते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू भी करते हैं। जैस्मिन मंजूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब, एहतशाम उल हक साहब, डॉक्टर फिजा खान साहिबा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो जैस्मिन साहबा, ये जो सबसे पहले हम ज़रा कौमी असम्बली पर आ जाते हैं, जो 266 सीटें हैं इस वक्त, इसमें आपको चारों सूबों में वफाक में किसकी हुकूमत बनती नज़र आ रही है? अगर एक रेशियो आपसे पूछा जाए, मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें हासिल कर लेगी, पीपल्स पार्टी कितनी नशस्तों के लिए फेवरेट लग रही है, फिर छोटी जमातें रहती हैं MQM, JUI और फिर IPP और दीगर जमातें? देखिए, सीट्स का पूरा ब्रेकअप करना तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम 2018 के हवाले से मवाजना कर लें, और अभी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले कि शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी और आई बिलीव ये उन्होंने एक शायद इंटरव्यू में शायद ये बात की है, क्योंकि अब कैंपेनिंग का वक्त तो ख़त्म हो गया। उन्होंने ये कहा है कि अगर तो हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती है तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो उनकी अपनी कैलकुलेशन से वो एक PMLN की पार्टी जो 2018 में 13-14 के इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत की बात कर रही थी और कह रही थी हम क्लीन स्वीप करेंगे, आज वो सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि अगर मिल जाती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म होंगे, और अगर नहीं मिलती और मखलूत हुकूमत बनानी पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि फिर मशावरत से कोई वजीर आज़म आएगा। अब पीपल्स पार्टी के हवाले से नज़ीर लगारी साहब ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन से आपको बता सकते हैं, लेकिन जैसे प्रीवियस सेगमेंट में आमिर ज़िया साहब जिक्र कर रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो हमारी भी बात हुई है और जो हम MQM पाकिस्तान से जो हम असेसमेंट ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम 2013 की पोजीशन पे वापस जाने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि कंसोलिडेटेड हो गए हैं, 2018 में क्योंकि इनके लड़ाई झगड़े अरूज पे थे तो वोट बुरी तरह टूटा था, लेकिन वो जो एक लंदन वाला फैक्टर बीच में आ गया, वो कितने वोट तोड़ेगा नहीं पता। और सिंपल मेजॉरिटी के बाद भी IPP कितने वोट लेगी, फिर जनूबी पंजाब है, फिर KP में, और देखिए एक साइलेंट वोटर है, सबकी नजरें उस पर हैं। एक यूथ से 1.5-2 करोड़ का साइलेंट, एहतशाम साहब 1.5 करोड़ है ना उसकी तादाद अब तक। अगर तो वोटर दो असेसमेंट्स हैं, डिसइल्यूजनड है, दुखी है, उसे पता है कुछ नहीं होने वाला, मारपीट हो रही है, पकड़ धकड़ हो रही है, 9 मई हो चुका है, केसेस है, अंदर जा चुके हैं। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन देखी जाए तो 2018 में PMLN के साथ भी ये हो रहा था, शायद इस बड़ी तादाद से नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा था, लेकिन फिर भी उनका वोटर निकला और उनको वोट पड़े। अब अगर वो साइलेंट वोटर निकल आता है और गेम चेंज हो जाती है तो नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी गेम जो चेंज करेंगे वो आज़ाद उम्मीदवार करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से लगारी साहब, एहतशाम साहब, आपका क्या ख्याल है पंजाब में PMLN कितनी सीट्स लेगी? 120 तो सिंपल मेजॉरिटी, देखिए जैस्मीन, जो 120 से कम, या उनकी क्या असेसमेंट है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए जो टोटल फोकस उनका है ना हमेशा की तरह आज भी पंजाब के ऊपर है। आप देख लें जब भी वो आए पंजाब से बनना तो पंजाब, डिसाइडिंग फैक्टर तो पंजाब ही है, बैटल ग्राउंड पंजाबी है जी। 144 सीटें वहाँ से हैं और उसमें आप खास तौर पे शामिल करें वो जो आपकी GT रोड की बेल्ट है, लाहौर से अटक तक की, उसमें आप देख लें गुजरात डिवीज़न है, फैसलाबाद आ जाएगा, पिंडी डिवीज़न है, सियालकोट भी है उस तरफ अटक तक। तो वहाँ से तो लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जलसे करने के बाद उससे पहले भी देखिए ना जैस्मीन, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। आप भले उनका वोट बैंक देखिए, बात यह है कि अगर PTI की मकबूलियत है, ऐसी मकबूलियत तो नहीं है ना कि PML का वोट तोड़ के वो ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा उनका फोकस डे 1 से यही है। अभी आप देख लें
नवाज शरीफ साहब गए, आप सिंध में गए, केपी में गए? कहीं भी नहीं गए ना, उन्होंने एक जलसा किया उन्होंने जाके, हजारा में किया जाके। और एहतेशाम साहब, मुझे ऐसे लग रहा था कि इन ऑल द कैंपेन वो डिसहार्टेड लग रहे थे मुझे। और मुझे आज की बात जो आपने कोट किया ना, जैसे हाँ, अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी, ये बड़ा बयान है शहबाज शरीफ का, अगर की बात कर रहे हैं वो। बिग इफ, इसका मतलब है कि उन्हें आज शायद सिंपल मेजॉरिटी मिलने का भी यकीन नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए बड़ी सीरियस सिचुएशन है। वो जो हम फोरग्राउंड कंक्लूजन था जी, नवाज शरीफ आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, स्वीप कर जाएंगे, चले स्वीप ना भी करें तो इस्तेकाम पार्टी उनके साथ खड़ी की है। ये था कि जी नवाज PMLN की सारी इलेक्शन कैंपेन और उनका सब रोना धोना, चीखो पुकार आने से पहले जब वो बाय इलेक्शंस को जीत रहे थे, हार रहे थे, आपको पता है कि खान बाय इलेक्शंस बानी तहरीक इंसाफ जीत गए थे, ठीक है ना, आफ्टर द PDM गवर्नमेंट जो भी हालात हो रहे थे। हालांकि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर ये हुकूमत पूरी करके वापस जाते, आई थिंक PMLN स्वीप कर जाती पंजाब, क्योंकि लोग नाराज थे, क्योंकि लोग बहुत इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जिसने भी मुद्दत पूरी ना की उसने 3.5 साल भले काम नहीं किया। और लोग यही समझते हैं कि जी अभी नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि हमें मुद्दत 2018 में पूरी की होती, करने की इजाज़त दी जाती तो आज पाकिस्तान में एक आदमी भी बेरोजगार ना होता। अब मुझे मैं आप लोगों की इजाज़त से एक चीज़ ऐड कर दूं ज़रा, ये बात मैंने अभी पहले भी की थी, दोबारा ज़रा सुनिएगा कि जब ये 3.5 साल या 4 साल के बाद कोई हुकूमत जाती है, अपना टेन्योर पूरा कोई नहीं कर पाता, तो ये सियासतदान ये सिंपैथी कार्ड क्यों खेलते हैं कि जी हमें तो जो आखिरी साल पूरा नहीं ना करने दिया गया या आखिरी 15 से 16 महीने में पूरे नहीं करने दिए गए, उसी में हमने सारी दूध शहद की नहरें जो थी ना बहानी थी। शुरू के 3 साल तो हमने कुछ भी नहीं करना। असल में वही रिलीफ के साल होते हैं और उसमें शायद इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, वही आखिरी इलेक्शन में करना था। यहाँ पे ये मलबा फेंक देते हैं कि हमें तो जी पूरा नहीं करने दिया गया, निकाल दिया गया। अपनी आप कौम की साइकी समझे ना, खेल जाते हैं ना, कौम अपनी नाकामी को छुपा लेते हैं कि बड़े से बड़ा गुनाह भी को कर लेना। मतलब हमारी मुल्क में ऐसा है कि कोई मर्डर भी कर देना तो जाके कहते हैं यार मरने वाला तो अल्लाह को प्यारा होगा, माफ़ कर दे, लोग माफ़ कर देते हैं। तो देखें ये विक्टिमहुड कार्ड जो है ना, ये हमेशा इस्तेमाल किया गया। और आप देखते हैं कि आज तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, ये विक्टिमहुड का कार्ड। तो इस बार ये विक्टिम कार्ड कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जरा लगारी साहब की पहले मैं इस पर राय जानूंगी। अपना ये 266 में अगर कोई ब्रेकडाउन बता सकें कि नून लीग की कितनी सीटें, पीपल्स पार्टी की कितनी, और ये जो इस वक्त PTI का एक विक्टिम कार्ड है, 3 फैसले पिछले कुछ दिनों में आए हैं, तो ये एक सिंपैथी वोट गेन कर सकते हैं वो इसके बाद? नहीं, वो तो डिमोरलाइज हुए हैं ना। असल मसला ये है कि और ये अगर कोई पीछे से मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पहला इंटेंशन था, ये तयशुदा था, ये सब कुछ था, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लेकिन असल बात ये, एक फैसला, फिर दूसरा फैसला, फिर तीसरा फैसला, तो एक डिमोरलाइजेशन, फिर उसके बाद डिमोरलाइज, फिर उसके बाद डिमोरलाइज। असल बात ये पार्टी वोटर को वोटर भी और वो भी। और ये मैंने खुद सुना है। अच्छा, अब क्या फ़ायदा फिर वोट देने का, क्यों जाएं वोट देने के लिए? अगर ये हो गया तो क्यों वोट देने जाएं? ये बातें भी हमने सुनी है। एक फैक्टर ये है। और फिर ये है कि जनाब इलेक्शन तो होने नहीं दिया जाएगा, हमारा आदमी आएगा नहीं, ये एक तासुर बना हुआ है। और अब तो इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन तो ये एक तासुर है। मैं फिर कहता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है और होना चाहिए। और इस बार लगारी साहब ये कैसी मनहूस बात की थी, होगा और होना चाहिए? नहीं, मैं ये मतलब सवालिया निशान है आपके दिमाग में है। मैं तो तमाम साबका इलेक्शन जितने भी हुए हैं, वो बिल्डर हुए हैं, वो इंजीनियर हुए हैं, उन वोटों में डाके पड़े हैं, चोरियां हुई हैं। जैस्मिन, आपने बड़ी खूबसूरती, सॉरी मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी, लगारी साहब ने पूरी कौम की तर्जुमानी कर दी कि तमाम लोग कंफ्यूज हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे चोरी भी हुए, रिगिंग भी हुई, सब कुछ होता रहा है। अगर इस बार भी वही कुछ किया जाता है तो ये खतरनाक खेल होगा। इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। और जो वोटर वोट दे रहा है उसको वो करना चाहिए, उसके वोट को कंसीडर करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हवा बनाई गई है, वो हवा भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि जनाब पूरे का पूरा वोट में, आप 2021 को तो याद करें, 2021 में क्या सूरत हाल थी, हर जगह हार रहे थे और बिल्कुल हुकूमत में थे, मशीनरी का इलेक्शन और गैर मकबूलियत की आखिरी हदों पर मौजूद थे। और क्या अचानक लोगों का जो है ये शिफ्ट करते हैं, लोग जो अपने ख्याल, अपने तस्वर को तब्दील करते हैं, ऐसी नहीं है। जो हवा बनाई है बाज़ सेगमेंट्स में, अब उसका बैठकर नाम लेता हूं मैं तो ये बहुत बुरी बात होगी। जिन लोगों ने, मैं खुद कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट ने क्या गलत किया है, यानी ये कोई तरीका है जिस तरह से इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया ने फैसले किए?
कि ठीक है आपका वोट भी नहीं गिनते हैं और आपको डिसीट भी करते हैं। इस तरह के फैसलों ने उधर मकबूलियत को हवा दी और उसके वोट बैंक को एक्टिवेट किया। इस वजह से वो एक्टिवेट होकर उसने रिजल्ट दिखाया। लेकिन अब वो वोट बैंक जो डीमोरलाइज है और बहुत वो है, वो ऐसा नहीं है कि जनाब वो जौक दर जौक निकलेगा। जौक दर जौक निकलने के भी बड़े मायने होते हैं, तो इस सूरत हाल में नहीं निकल रहा है। नॉर्मल होगा, टर्न आउट बढ़ेगा एक, और टर्न आउट 3 पार्टियों में तकसीम होगा। ये बड़ी हद तक पाकिस्तान में यही होगा। 60 से 80 के दरमियान तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं स्टे कर रही होंगी। अच्छा। और ये फिर बाद में क्या करते हैं, असल बात ये होगी, आज़ाद जो हैं वो आज़ाद अपनी कीमत लगाते हैं, अपनी कमिटमेंट करते हैं, या अपने बारे में क्या करते हैं, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में हम जानते हैं। लगे साहब साफ शफाफ इलेक्शन हो तब आप ये बात कर रहे हैं, या फिर जो अभी इसमें गहरे साए हैं शफाफ इलेक्शन होंगे उसके नतीजे में आप ये कह रहा हूँ कि नहीं लगाई साहब, सॉरी कता कलामी माफ, साफ शफाफ इलेक्शन किसको कहते हैं आप? मतलब एक खाब को कहते हैं। देखें रियलिटी पर बात करें, हर आने वाले इलेक्शन में एक पार्टी को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, और कोई एक आधा लाडला भी होता है। नहीं वो तो चले होता ही होता है ना, एक लाडले से एक्सपेरिमेंट खराब हुआ, फिर दूसरे पे आ गए, फिर तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए। लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इन ग्रेटर एस्पेक्ट आप ये देखें जो 9 मई के कसूरवार हैं, जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जो कुछ किया, जिन्होंने मतलब नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान को, मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान इटसेल्फ, अपने मुल्क को आपने पहुंचाने की, यानी कि आपने बगावत पर एक तरह से उकसाया, जिसका नतीजा हमने 9 मई में देखा। हेट्रेड भर दी, घर घर के अंदर डिवीजन एंड सोशल फैब्रिक को आपने तार तार कर दिया। फाइन डिफाइन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सारे जो लोग हैं जो उसके अंदर कैरेक्टर्स थे उनको हटाकर माइनस कर तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी? देना चाहिए, मेरा अपना ये फील है। लगाई साहब ने बात की ना कि एक बंदे को जिस तरीके से अदालतों ने रिलीफ आउट ऑफ द वे जाके दिया और लार्जर देन लाइफ उसको बनाया, और तो पहले उसको अदालतों में घसीटा भी तो सही ना, और पार्लियामेंट हाउस से ऐसे वज़ीर आज़म पकड़ के उसको ले गए पनामा पे और सजा दी आपने इकामा पर। फॉर द टाइम बीइंग वो हिस्ट्री हो गया, लेकिन वही पनामा अकामा वाले को आप देख लें, अदालतों ने किस तरह वन आफ्टर दी अदर रिलीफ दिया, सारे केसेस खत्म किए। बिल्कुल दिया। तो लिहाजा ये तो देखें आंख का तारा कभी कोई है कभी कोई है। अब असल सवाल बस आंख बदलती रहती है। देखें असल सवाल ये है कि ये 12वां इलेक्शन होने जा रहा है, ये कब तक हम ये मजाक करेंगे कि भाई आपने फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होने देना, अदारों की इन्वॉल्वमेंट होनी है, एक स्ट्रिंग पुल करने हैं कभी एक पार्टी के दूसरी पार्टी के। मेरा अपना ख्याल है कि बजाय इसके कि हर वक्त हम कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर, भले उनका कसूर जैस्मीन होगा, लेकिन क्या मैं तो नहीं कह रही उनका कोई कसूर है। बात कर रहा हूँ, चले वन ऑफ द फैक्टर हम कह सकते हैं कि अगर हम कहेंगे कि सबका कसूर है। देखिए एहतशाम साहब ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर एस्टेब्लिशमेंट का हो सकता है, लेकिन आप सॉरी मैं बस ये लास्ट कमेंट कर दूं, फिर आप लोग बात कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैंने जब भी उनसे ये सवाल किया उनका सिर्फ एक सिंपल ये जवाब होता है कि मुझे हमें सिर्फ ये कोई एक्सप्लेन कर दे इन सिंपल वर्ड्स, इनको काम करने से किसने रोका है? एक बात इनको डिलीवर करने से किसने रोका? अगर ये डिलीवर करें और इतनी मजबूत डिलीवरी करें, इन्हें किसी पैसाकियों के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका काम बोलता है। इस बार लगातार 15 साल मिले 3 पॉलिटिकल पार्टीज को। दूसरी बात जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात है कि एक तो चलें ठीक है, कारकर्दगी आपने दिखानी है, सही कहनी, कोई आपको नहीं रोकता कि FBR को कैसे ठीक करना है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, एनर्जी सेक्टर को कैसे एड्रेस करना है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैसे लेके आना है, टैक्स को कैसे ब्रॉडन ठीक करनी है, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है। देखें जब जैस्मीन इनको मौका मिलता है, देखें 2 बड़ी पार्टियां बड़े काम किए, पीपल्स पार्टी PMN ने 52 भी ख़त्म की थी ना 8वीं तरमीम, कितना मार का तुला काम किया था। फिर इसी 2 बड़ी पार्टियों ने आप देखें 2006 में मई में लंदन में मिसाक़ जमहूरियत किया। वो अलग बात है कि हालात बदले तो उसके बाद सूरत हाल बीबी शहीद हो गई, आ गई दूसरी तरफ। फिर आप देखें कि ये जो उठते बैठते बहस होती है, जो हमारी जड़ों में बैठा 62 और 63 क्या था? लगाई साहब आपको याद है कि जिस वक्त ये अपना 18वीं तरमीम हो रही थी, तो इसमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि खुदा का वास्ता इसको ख़त्म करें। उस तक PTI ने भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहे, नहीं माना। उसने कहा कि उसी में पकड़े गए।
देखिए उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि भाई जाजुल हक हमारी हुकूमत का हिस्सा है और ये है कि हम उसको नाराज़ नहीं कर सकते, उनके अब्बा जान ने ये की थी, हम नहीं ख़त्म करें। लेकिन जब आप इस तरीके से माज़त खान लहजा लेके चलते हैं, आप बड़े बड़े इशूज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर आप जाके आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करें। भाई आज सियासी जमातें बड़ी खराबी पैदा हुई। देखिए एक मिनट मैं अर्ज करता हूँ, बुनियादी खराबी कहाँ पैदा हुई। बुनियादी खराबी ये पैदा हुई थी कि जो इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन चली थी कि हम अदलिया आज़ाद कराना चाह रहे हैं, वो अदलिया आज़ादी की तहरीक नहीं थी, हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ फ्रॉड हुआ था 2006-7 वाली, जिसमें वो किया गया, वो टोटल हमारे साथ एक पूरे का पूरा एक कौम के साथ मजाक किया गया। इफ्तिखार चौधरी क्या उनके ख्वाब थे, क्या उनकी चीज़ें थी? ने रजा हयात हिरायत को बुलाकर उनसे पूछे, उनके पैरों पर हाथ रखकर कह रहे थे मुझे गवर्नर कब बनवा रहे हैं बलूचिस्तान का। यार ये बात बिल्कुल एग्री मैं करती हूँ आपसे लगारी साहब, वो 100% ये बात भाई को गवर्नर बनाना चाहते हैं, खुद तो सदर बनना चाहते थे वो, बहुत ज्यादा अपने लिए गवर्नर ही मांग रहे थे। और हमारे दोस्त एंकर जो हैं वो उसके गवाह हैं, उनके रूबरू ये हो रहा था और वो इतने बड़े एम्बिशियस लेकर बैठे। फिर उनको क्या कहा गया कि तुम डिस्टेबलाइज करो, कैसे चलने दिया उसने हुकूमत को और कहा कि नहीं चलने दूंगा। नहीं और खत के अलावा मुझे अच्छी तरह याद है आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे और फिर उसके बाद पंजाब के अंदर जो हालात हुए और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निकले, फिर कॉल आ गई, फिर उनसे पंजाब भी ले लिया गया ना। भूल गए आप क्या, पंजाब की हुकूमत नहीं ले ली गई? यही हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि असल मसला ये है कि अदलिया के अंदर, और ये जो शुरू हुआ था वहां से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से, फिर नासिरुल मुल्क फैसला दे रहे हैं, बाकायदा 43 सेकंड की सजा दे रहे हैं और वजीर आज़म को घर भेज रहे हैं और पिछली डेट में दे रहे हैं। ये भी नहीं कि उस डेट में जिस डेट को फैसला दे रहे हैं, नहीं, चूंकि लियाकत अली खान की जो वो थी वजीर आज़म का मुद्दत थी उससे बढ़ रही थी उनके, नहीं उनसे तो किसी को नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने पिछली डेट में जाकर उनको नाअहल किया और कहा कि जनाब ये आपको सज़ा दे रहे हैं, सज़ा याफ्ता हो गए। यानी सजाओं के जरिए वजीर आज़म को हटाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज नहीं है। इन्होंने ये निकाला है कि वज़ीर आज़म को सजा दे दो, वो नाअहल हो जाएगा। तो उस तहरीक को हाईजैक क्यों होने दिया? एतजाज़ एहसन साहब जैसे बड़े बड़े नाम, अली अहमद साहब, आप क्या कर रहे हैं? एतजाज़ एहसन ने जो गेम वहाँ किया था, उसके बाद अब जनाब शेख इधर भी हैं और उधर भी हैं। अच्छा, एक वहाँ भी जाकर बैठते हैं, वहाँ पर आंसू बहाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ अपनी वफादारी का और मेरे खून में और मेरे लहू में गर्दिश कर रही है, ये भी साथ पड़ोसी होने के हुकूक भी निभा। एक मैं यहाँ आपके पॉइंट से पॉइंट मिलाना चाहती हूँ और इसमें प्लीज जरूर, वकील भी बन गए थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेमो केस की बात करें ना, वो तो उनका प्रोफेशन। अच्छा ठीक है, मुझे खाली ये बता दें कि अभी जो इस वक्त तहरीके इंसाफ को जो लॉयर्स ने जिस तरह हाईजैक किया, जो इनकी प्लानिंग थी, आई डोंट नो, और उनकी अपनी बहन जो है वो भी उन्होंने मीडिया पे आके काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा इन्होंने हमारे केस इस पर कोई लड़े नहीं ना, इन्होंने हमें कोई इंपॉर्टेंस दी, अपने कामों में लग गए और अपनी ही अब कैंपेनिंग इन्होंने शुरू कर दी। पीटीआई का प्लान ये था, और या पीटीआई के बानी का या उनके जो लोग थे, अल्लाह माफ़ करे, जो पता नहीं उनको क्या क्या पढ़ाते और सिखाते थे, उनका प्लान ये था कि ये एक इस तरह की मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी साहब पूरे लोग, क्योंकि जितने ये लॉयर्स थे उन्होंने उनको अश्योरिटी दी जाके कि सारी एसोसिएशंस हमारे साथ हैं, हम आपको इससे निकाल लेंगे और एक ऐसी मूवमेंट बनेगी पूरे पाकिस्तान में जो इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे बनी थी। उसका नतीजा क्या हुआ? अभी अपने लॉयर्स की बात की तो सबसे ज्यादा अभी तहरीक इंसाफ ने टिकट्स किसको दी? लॉयर्स को। तो मैं ये केस वो कम लड़ रहे हैं और होमवर्क के बगैर वो आ जाते थे। फिर ये कि जो नंद का भाभी का जो झगड़ा होता है, वो हम तो आवाजें सुन चुके हैं ना, वो सारी की सारी जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, और बीच में लतीफ़ खोसा जो हैं वो अपनी तमाम तर वो जो अपना एक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी उनका बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है। जो कोशिश कर रहे थे कि जनाब मैं भी एक हीरो बनकर निकला हूँ, उनका क्या हुआ कि फैमिली के साथ इतना बड़ा डिस्प्यूट आग में पड़ गया और नंद और बहू का भाभी का झगड़ा छिड़ गया और इसमें वो चीज़ें भी सामने आ गई। और यही बात जो है वो अलीमा खान ने की कि जनाब ये वकील जो हैं हमारे साथ ये कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने ये खेल खेला। ये क्या बात हुई कि आपको वहाँ पेश होना है? भाई आप जाओ, आर्गूमेंट करो। वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, कोर्ट में आवाज़ें दी जा रही हैं। हाँ, और बाहर आप सोशल मीडिया पे चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं। देखिए बात ये लगारी साहब के काश जिस तरीके से उन्होंने सियासत में आके पीटीआई को हाईजैक किया और उनका ख्याल था कि भाई
अब हम गुडी लुट ग्रुप बन के मजे करेंगे, वो तो चले आप भले कर लेते, मगर ये अपना केस तो लड़ते ना। अदालत में केस, साइफर केस को आप देख लें, अब सब लोग कहते हैं कि जी हमने सियासी बुनियादों पे केस लड़ा। भाई आप वकील हैं, लॉ पॉइंट से, आइन के पॉइंट से आप लड़ते ना, क्यों नहीं आपने लड़ा? शायद फिर लोग ऐसा तो नहीं कि हायर कोर्ट्स में उसको अभी उनको चैलेंज करना है तो वहाँ की तैयारी की हुई है, चले यहाँ से फैसला आ भी गया तो हायर कोर्ट में तो फिर देखिए बात है कि बुनियादी तौर पे अरबाब, जब आप केस इनिशियल स्टेज पे आप ट्रायल कोर्ट में हार जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बात की बात है, लेकिन बाय दैट टाइम जब तक वो 6 महीने केस चले, 1 साल चले, आप मुजरिम डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है ना, कन्विक्शन आपकी वही रहती है। अभी क्या मसला है, क्यों नहीं इलेक्शन बानी पीटीआई लड़ सके कि उनकी कन्विक्शन नहीं खत्म हुई? ठीक है ना। अब सवाल इस वक्त यह है कि भी गलतियों से कि लेसन लर्न करने वाली बात है, वो तो दूर दूर तक नहीं लग रही। अब सवाल इस वक्त यह है कि भी इस मझदार से इस मुल्क को कैसे निकालना है? क्या चले आप पीटीआई इनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या वो इंटैक्ट रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे? आप चारों पैनलिस्ट इस पर कमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये जो आज़ाद बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त हमें कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, ये मेक और ब्रेक क्या कर सकते हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए, इस पर अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त जो एक तासुर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये कि आइंदा आम इंतखाबात की जब कल नतीजे आना शुरू होंगे तो कोई एक सियासी जमात कोई वाज़ेह अक्सरियत है, कोई सादा अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत को तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन सादा अक्सरियत भी इस वक्त बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। तो एक हंग पार्लियामेंट अगर वजूद में आती है तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो चाहे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या फिर जो दीगर आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस इस वक्त बढ़ जाती है और उनका कितना इम्पैक्ट होगा, तमाम सियासी जमातों की नज़रें फिर अपने नंबर्स पूरे करने के लिए उन उम्मीदवारों पर होंगी। तो अपने तमाम पैनलिस्ट से ज़रा जानते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो डॉक्टर फिजा पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा ज़रा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है कोई तो आज़ाद उम्मीदवार है। अच्छा, आपने कहा कितने इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा चांदी उन्हीं की होगी, उनकी 5 उंगलियां घी में है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। अभी है नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी से है मेरे ख्याल से, अभी हाँ नहीं चले आज़ाद उम्मीदवार सर कढ़ाई में ये भी क्या है चले वो आपने ऐड कर दिया। देखिए आज़ाद उम्मीदवार जो है बैसाखियों के मकसद बात करते हैं इस टाइम पे, तमाम जो पार्टियां, आप बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम ले लें, इवन जरदारी साहब के बारे में ये बाकायदा खबरें आ रही हैं कि मुलाकातें उन्होंने ऑलरेडी कर ली हैं और 8 फरवरी के बाद बाकायदा अब सब कुछ सामने आ जाएगा। IPP को आप देख लें तो आज़ाद उम्मीदवार मेरे ख्याल से उनकी चांदी है, रेट लगेंगे और ये कोई नई बात नहीं है। ये मुझे कहते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा है, शर्म भी आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है। ये कब नहीं होता है? सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग क्या नहीं होती हमारे यहाँ, और बड़ा ये फखरिया पेशकश की जा रही होती कि होती है। मतलब कैसे अचानक से आप ज़मीर खरीद लेते हैं किसी के, आप बदले में कुछ देते ही नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार आपकी तरफ चला जाता है। और दूसरी बात है कि PTI ने तो हलफ लेने की कोशिश की कि आप आज़ाद उम्मीदवार हमारी पार्टी में रहे जाने के बाद, लेकिन वो हलफ देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना फायदा नजर आएगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिए, मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक हलफ नहीं दिए, मेजोरिटी ने नहीं दिए, बाकायदा साफ इनकार नहीं, क्योंकि वो अपना फायदा देखेंगे। ठीक है, तो जैस्मिन साहब उनका जो अपना फायदा होगा, 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी पार्टी का इंतखाब करना, आगे सेनेट के इंतखाबात है ये भी ना भूलें, तो उसमें आप उस पार्टी का इंतखाब करेंगे जो हुकूमत में होगी, जहां आपको फायदा होगा। सही, तो आगे फंड्स के मामलात होते हैं, हल्के में जाना बतौर आज़ाद में आसान नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार अब ये 3 दिन में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे या फिर अपना भी ग्रुप ये बना सकते हैं और इनके पास ये इम्कान होगा कि अपना कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई वजीर आज़म या अपना कोई अपोजिशन लीडर ये लाने की पोजीशन में होंगे? देखिए मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज़ाद लड़ते हैं ना, उनकी कोशिश यही होती है कि वो हुकूमत के साथ जाए, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार आपको लड़कर आपने अगर अपोजिशन में बैठना है, मतलब है अगर तो आप जेन्युइनली वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो उस पार्टी से आपका ताल्लुक है जिसका सिंबल छिन गया है, उसी की बात आप उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे भी बहुत आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, वैसे भी इलेक्टेबल्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग जो एक पार्टी से रिलेटेड है, जिनका ताल्लुक है और उस पार्टी से टूट कर, अब ये भी डिपेंड करता है कि उनकी सिंसेरिटी का लेवल क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही बिक जाएं और सारे के सारों को ख़रीदा जाए, ऐसा हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट डाउट कि ये मतलब एक पैसा चलता है इस मुल्क में, नो डाउट, और दुनिया में चलता है, लेकिन अभी ये कहना एक तरह से किसी पे बहुतान लगाने वाली बात होगी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर वो सस्टेन उन्होंने जिस चीज़ पर करना है ना, वो है प्रेशर इतना ज्यादा होगा, हवाओं के रुख जिस तरफ चलेंगे, जो प्रेशर होगा वो कितना सस्टेन कर सकते हैं। और इस माहौल में, आज के दौर में, इस वक्त कम
कम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो प्रेशर सस्टेन कर सकती हैं, जो मारे खा सकती हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है। अगर पीएमएलएन को सीट्स मिलती हैं कोई 80-90 के करीब या 100 के करीब, और पीपल्स पार्टी को भी 10-15 के फर्क से कमोबेश इतनी सीट्स मिलती हैं, फिर ये हवाओं के रुख का तयन किस तरह होगा? फिर आज़ाद उम्मीदवारों का रुख किस जानिब हो सकता है? नहीं, वो तो मैं फिर प्रेशर की बात कर रही हूँ ना, कि जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा वो उसी तरफ जाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि एक फील है, और फील बनाई भी गई है, और एक नेचुरल तौर से इंग्रेस भी है। मुझे नहीं पता, कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से ये बनाया गया है, बताया गया है, और पता भी चल रहा है कि ड्राइविंग सीट में वो ही लोग अब आए जिनके पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारी मुश्किलात इतनी हैं दैट वी कैन नॉट अफोर्ड मोर प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी, दहशतगर्दी, 3 ब्लास्ट हुए आज पाकिस्तान में, कीमती जानें चली गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर टेंशन है, अभी ईरान से हालात ख़राब हुए हैं, अमेरिका से आपने हालात इतने ख़राब किए थे इस साइफर के चक्कर में, वो आपके मामलात जाके कहीं ठीक हुए हैं, अरबों रुपए की आपके उनके साथ इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ एक तरफ आपका ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आपका भारत है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप फूलों की सेज पे बैठे हुए। क्रिटिकल पॉलिटिकल solutions are required, and I think the armed forces, या जो अफवाज पाकिस्तान, या जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसमें खाली एस्टैब्लिशमेंट में अफवाज पाकिस्तान के सीनियर लोग नहीं होते, बट दे आर अदर पीपल इन्वॉल्व, जिसमें पाकिस्तान की क्रक्स बिजनेस कम्युनिटी भी है, दीगर लोग भी हैं। दे आर रियली फोकसिंग कि पाकिस्तान शुड गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक मेस। ये प्रायोरिटी आपकी लाइफ लाइन है। अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, आपके पास एड, और जैसे ये शुरू में पता नहीं एक कमेंट किया गया था कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। दैट्स अ फैक्ट। सबने जुबैर साहब का जो एक इंटरव्यू था, असल में उसको लोगों ने कोट किया। डिफॉल्ट हो चुका था, और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान जितने कर्जे ले चुका है, पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्टेड है। अगर आप IMF की वो शराइत पूरी ना करते, और ये कुर्बानी वो कहते हैं कि हमने दी है, ये ठीक भी दी है उन्होंने, ऐसा नहीं है। देखिए आखिरी साल में आके वैसे ही उनकी मतबारी भी थी, वो क्यों जाएंगे हुकूमत बनाने के लिए जब जैस्मीन मजबूर भी हो गए। देखिए दो चीजें मजबूर हो गए थे ना, उनको यही कहा था कि भाई हालात इतने खराब हो गए, आप आपने आके बचाना है, बस बचाना है खाली। आप जो जवाब पूछ रहे हैं, पहली तो बात है ये बहस अभी समेटी नहीं गई कि ये लोग जीतने के बाद PTI में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सलमान अकरम राजा का केस गया, और आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप रिजेक्ट कर दिए कि आप पार्टी पे नहीं इलेक्शन, वो कहते हैं मैं आज़ाद नहीं, मैं पार्टी पे इलेक्शन लड़ रहा हूं, नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो गए। एक दूसरी बहस इस वक्त ये है कि भी ये आज़ाद जो है ना, दे कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स, अगर मेजर फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर होंगे नई हुकूमत बनाने में। ये पाकिस्तान की तारीख में एक जिसको कहना चाहिए नया नक्शा है, एक नया तजर्बा है। कितने ज़्यादा आज़ाद ज़हन में रख लें कि वो दे आर नॉट गोइंग टू बी द फ्री एजेंट। अगर लोग समझते हैं कि अपनी मर्जी कर पाएंगे, एक नहीं तो कर पाएंगे, एक मर्जी नहीं कर पाएंगे, दूसरा ट्रेडिशन ही देखें, इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं, हमेशा जीत के आते हैं, पैसे की लालच अलग है। दूसरा उनको पता है कि भी जीतने के बाद अपना अगर हम रूलिंग पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारे काम मसले मसाइल वहीं रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं ना, वो जीना दूभर कर देंगे उनका। हमारे गांव देहातों की पॉलिटिक्स ऐसी है कि जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो आपको लोग जीने नहीं देते, वो दुनिया जहां के केसेस बनते हैं, लिहाजा उनके पास क्वेश्चन बड़ा थोड़ा है फॉल बैक करने के लिए, नतीजतन वो इनके साथ जाएंगे। यही वजह है। बाद लोग ऐसा है कि जो लोग अपनी पार्टी के साथ लायल रहेंगे और कहेंगे कि जनाब हम तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में देखें ना, वो कोई ऐसे इनकलाबी तो नहीं है, कोई मार्क्सिस्ट तो नहीं है ना, कोई उन्होंने तरबियत तो नहीं हासिल की हुई है कि जनाब हम जंग लड़ेंगे और जाकर इदारों के साथ जो है सर टकराएंगे। इन लोगों ने देख लिया है ये 5 मई जैसे वाक़यात पर जो अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, और आगे जाकर वो एक और टक्कर लेने की सूरत में वो कहाँ खड़े होंगे। 9 मई की बात आप करें जी, मैं 9 मई। अब ये आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात कर रहे थे, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है जैस्मिन कि ये अभी से हम ये सोच सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके इन्होंने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत इनकी तरजीह होगी कि हुकूमत को ज्वाइन किया जाए, तो ये अभी से हम मुस्तकबिल के लोटों को वोट देने जा रहे हैं। सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, और सॉरी ये वर्ड मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बोले ना कि सियासतदानों ने इस लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। हाँ, ये लोटे का लफ्ज़ सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आज जिनको आप यहाँ सोशल मीडिया पर जो है हीरो बना रहे हैं कि जनाब इनके लिए वोट करें, बाहर निकलें, और वो जो है लोटे बनकर फिर इधर उधर हो जाएं,
फिर ये तो आप कर रहे हैं ना, ये फैक्ट है, इससे कोई डिनाई कर सकता है यहाँ बैठ के, कोई डिनाई ये दरअसल वोट का ज़िया है फिर जैस्मिन साहब, अगर इन लोगों को कोई वोट देता है और उसका वोट आगे जाके तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग और वो लॉयल्टी चेंज कर ले, यानी एक वोटर दे रहा है, मतलब है देखिए कहाँ स्टैंड करेंगे अगर आप लॉयल्टी कहाँ, वो आजाद है भाई, किसके साथ लॉयल्टी? क्यों लगारी साहब, वो आजाद मजबूरी में है ना, टिकट तो पार्टी ने दिया था। आप करें फिर उनको कहें कि जनाब आप एक साथ शामिल हो। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो आजाद अपनी मर्जी से है। ठीक है, लेकिन टिकट तो पार्टी ने दिया था ना, टिकट तो वो तो फिर ज्वाइन भी करने भाई उनका निशान ही चला गया ना, तो वो क्या करें? जी जी, क्या हो सकता है? निशान ही चला गया, टेक्निकली आजाद है, टेक्निकली आजाद है। सुने सुने, जीतने के बाद वो एक ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बना के वो पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में एक बड़ा फॉर्मेडेबल एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना सकते हैं, और ऑपोजिशन भी बन सकते हैं, वो भी आप ऑपोजिशन बन सकते हैं। और फिर वहाँ पे जिसको कहना चाहिए ना, बोली लगने के अलावा भी उनका एक बड़ा क्रिटिकल रोल होगा हुकूमत साजी में और दुनिया के मामला चलाने के वाले। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये वैसे इम्तिहान होगा कि ऑपोजिशन में बैठेंगे नहीं, ये फायदे देख रहे हैं, ये होगा और रियलिटी ये होगी कि आप वो लोग जो एक खास मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जंगें लड़े हैं, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, अभी तक जेल में हैं, फसाद झगड़े चल रहे हैं, उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, सब कुछ हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे कारनामे किए हैं तो उनको ये भुगतना नहीं पड़ रहा, भुगतना तो उनको शायद से पड़ रहा है। और उन्होंने अपने अंदर भी उनके बहुत डिविजन्स है ना। अब ये भी मसला हो गया है कि एक हल्के से अगर 3 उम्मीदवार आजाद 150 से ज्यादा थे अपोजिशन में, उस वक्त तो सारे असेंबली छोड़कर आ गए थे, अब 50 जीत जाते हैं, फर्ज करते हैं कि जी उनके लोग जो है 50 इलेक्शन जीत कर आकर बैठ जाते हैं आजाद तौर पर, वो या क्या करेंगे, वो फिर दोबारा इस्तीफा देकर चले जाएंगे या फिर जाकर सिस्टम में बैठेंगे? इनको ख्याल नहीं आएगा कि हम जब 150 सिस्टम में तो वो बैठेंगे लगारी साहब, लेकिन जीतने के बाद मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि वो कितना और इतना आसान नहीं होगा। उनके ऊपर केसेस होंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, ये उनके ऊपर जाली वोटों का ये सारा सिस्टम। अभी आप देखिए जरा इलेक्शन होने तो दें। मकसद है मजबूरी में किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कुछ खुशी से करेंगे, कुछ मजबूरी से करेंगे। अब दिलों का हाल तो ऐसा ही जानता है, बड़े-बड़े सियासी खानदान बहुत से सियासतदान फायदे के लिए आते हैं, फायदे करते हैं, मॉनेटरी फायदा सियासी फायदे से ज्यादा वो जो खर्चे अपने फायदे भी तो देखेंगे ना, कमिटमेंट तो नहीं है ना, बड़े सियासी और नजरियाती खानदान में आते शाम साहब, जैसे शाह महमूद साहब की जो साहबजादी हैं और उनके बेटे लड़ रहे हैं, लोग होंगे ना जी। आप मुझे बताएं जितने लोगों पे केसेस बने हैं 99% लोग तो भाग गए ना। बात करते हैं शाह कुरैशी साहब ने तो उसकी एग्जांपल सेट कर दी, अपने बच्चों को आगे लिया, उस पे आपका क्या कमेंट है? नहीं चले उसको भी छोड़ दें, पार्टी ने फैसला किया ना, उनकी गैर मौजूदगी में क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं थे। बहरहाल अपना डॉक्टर फिजा एक बात तो है ना, ये कुर्बानी तो दी ना, मतलब शाह महमूद कुरैशी का आप देख उनके वालिद साहब क्या थे, उससे पहले क्या थे, मतलब जिस तरीके से जागीरदारी, और फिर आज भी लोग कहते हैं कि उनका जो उर्स वहाँ मनाया जाता है 3 दिन में 30 से 35 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा था, नाराज़ हो गए थे पार्लियामेंट में कि आप तो कब्रों की कमाई खाते हो शाह महमूद कुरैशी। तो बात यह है कि वो तो चल रहा है सिलसिला, लेकिन इस स्टेज पे यानी उनका खड़ा हो जाना, और जो बंदा सारी उम्र एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहा, परवेज लाई, आज देख रहे 4 महीने से वो 5 महीने से अंदर है, उनको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, पंजाब की लीडरशिप मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सफरिंग का फायदा भी उठाएगा। जिस पोजीशन पर आज पहुंचे हुए, जिस वजह से पहुंचे हुए, उसी वजह से तो दोबारा वो नहीं वो हासिल कर सकते ना। वो फिर उनके सर पर ताज कौन रखेगा जाकर कि जनाब आपने ये सारी सूरत पहल की, आप जेल में चले गए, अब आइए हम आपको कल ही लगाते हैं। कल के दिन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि कल खुदा न खासा माहौल खराब भी हो सकता है। पोलिंग स्टेशन पे हम अक्सर मसाइल देखते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कल माहौल ठीक रहेगा, सुकून में हो जाएगा, कल का दिन गुजर जाएगा? सुकून में रहना तो चाहिए, सबकी ख्वाहिश है। जो वाकयात हुए हैं वो अलार्मिंग है, और मेरा ख्याल है कि खास तौर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, यानी पुलिस की है, रेंजर्स की है, एफसी की है, फौज की है, उन्हें इशू वो बल्कि यकीनी बनाना चाहिए कि किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। और जिस तरह वाक़या हुआ है आज यहाँ पर वो कराची में, और जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, इन वाक़यात को रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका पूरा एहतमाम रखना चाहिए। मेरा ख्याल है हवा ऐसी नहीं है
लेकिन बनाने की कोशिश की जाएगी। हवा नहीं है, मजबूरी तौर पर ये नहीं है कि लोग ये चाहते हैं। दुश्मन तो अरबाब आपके पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, जब आप इंटरनली कमजोर होते हैं और आप एक दूसरे को फायदा लगा रहे होते हैं और एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे होते हैं कि ये मुझे मार रहा है, वो मुझे मार रहा है, तो उसका फायदा हमेशा बाहर का बंदा उठा जाए। आप जब स्टेट के अपने इदारों को कमजोर करते हैं तो सारे दुश्मन को तो मौका मिल जाएगा। वो तो बैठे होते हैं ताक लगा के कि ये लड़े आपस में और कुछ करें। हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ना, सब लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से 1-2-4 दिन पहले या बाद में खुदा ना खास्ता ये कुछ करेंगे। एक मकसद है कि पोस्टपोन कर दिया जाए, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए और ये मुल्क के उसको रोका जाए। आप ये देखिए, JUI का जिक्र करना ना भूलें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने कितना सफर किया पूरी इलेक्शन कैंपेन। आज भी मैं उनका बयान पढ़ रही थी, ये किस तरह का सामना हम देख रहे हैं। ANP ने भी बड़ी इस हवाले से कुर्बानियां दी। JUI इस दफा पूरी टारगेट पे रही है पूरी इलेक्शन कैंपेन में। मेरा ख्याल है कि एक मिनट के मासिस में ये हवा नहीं है। ओवरऑल दहशतगर्दी शिकस्त खा चुकी है और इसमें कोई हमें शुबा नहीं है। जो ऑपरेशन हुए हैं वो कामयाब हुए हैं, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब भी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी, और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है। लेकिन इस तरह के लोग होते हैं जो कहीं कहीं वाक़यात करके पूरी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये एक लहर की तरह नहीं फैल रहा है, ना फैल सकता है। इससे जो नया वोटर है वो 2.5 करोड़ लम्हा शुक्रिया है। देखिए 2023 में 1400 कैजुअल्टीज हुई हैं। इतने ज़्यादा उन्होंने हमले किए हैं दहशतगर्दों ने कि लोग कहते हैं कि दोबारा ये 2013 वाली दहशतगर्दी लौट के आई है। ठीक है, बुनियादी तौर पे आपकी बात में बड़ा वजन है कि जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये कुछ कर रहे थे उसको तबाह बर्बाद किया गया, उनके उस फ्रेमवर्क को तोड़ा गया, वो जो किया करते थे। लेकिन मसला ये है कि इस तक 11 इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं बलूचिस्तान और आपके KP में। उधर से आप देखें, दो राय नहीं है कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत देख लें और दाइश को देख लें, उसके बाद अफगान तालिबान को देख लें, ओपनली आपके खिलाफ बातें करते हैं। इसको तोड़ने के लिए जहाँ एस्टैब्लिशमेंट कुर्बानियाँ देती है, सियासी जमातों को भी साथ खड़ा हमें बहुत पेज पर आने की जरूरत है। लेकिन बहुत से मामलात हम एक पेज पर नहीं आते हैं। अभी पीछे ये डिस्कस कौन कर रहा था? हम 8 बजे ये बात कर रहे थे ना कि बहुत से मामलात पे पार्टियों को एक पेज पे लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं आती है। 25 करोड़ की आबादी हो तो वहाँ अगर ये 1-2 वाकयात इस तरह के पेश अगर एक दिन में आ गए तो उससे हम ओवरऑल एक भी नहीं होना चाहिए। एक बच्चे की भी, एक आदमी की भी, एक बुजुर्ग की भी अगर जान चली जाती है तो हम नहीं कह सकते कि ठीक है। सबकी जान कीमती है, हर आदमी की जान कीमती है और हर आदमी को जान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और शायद ये जो नया 1.5 करोड़ वोटर है, मेरा ये ख्याल है कि हमें कंप्रोमाइज कहीं नहीं करना है। ये सूरत हाल नहीं हो कि आप सिक्योरिटी इशू पर कंप्रोमाइज करें। यानी उस वक्त जब ये लोग जा रहे थे डायलॉग करने के लिए, भी आप एलिमिनेट करने जा रहे थे, आप तो खत्म करने जा रहे थे, और फिर आपने ये कौन सा सख्तियार किया मैं एक और सवाल 70,000 लोगों को वापस लाके अच्छा अमनो अमान के लिए आपकी इजाजत से बात किया था, आपकी इजाजत से तमाम लोग हम इकोनॉमी के हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं। जैस्मीन ने हाईलाइट किया कि इकोनॉमी मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाली हुकूमत के लिए। तो मईशत के हवाले से आपने सबके मंशूर पढ़े होंगे, ये पार्टियां बार बार आई और आज जैस्मीन आप जिक्र कर रही थी अभी पिछले घंटे में कि इसहाक डार साहब के अलावा अगर कोई वजीर खजाना और नून लीग की हुकूमत हो तो इसहाक डार साहब तो नाराज हो जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर इसहाक डार साहब ही हो, वजीर खजाना हो, तो ऐसा क्या करेंगे? कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे कि वो जो चीजें पहले नहीं हो सकी बाद में हो जाएंगी? देखिए, नाराज होने वाली बात ही नहीं है। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। इसहाक डार पे भी नहीं करते। नहीं, इसहाक डार में सिर्फ करते हैं ना, उसी पे करते हैं। ऑल्टरनेट भी नहीं है ना शाम साहब, उनके अलावा कोई और ऑल्टरनेट है? क्यों नहीं हो सकता? 22 करोड़ में से क्या कोई ऑल्टरनेट कोई जमात के उनकी पार्टी इस्माइल को जब लगाया था तो कॉम्पिटेंट बंदे, कितना इंटरनली रिफ्ट हुआ था और कितने लड़ाई झगड़े हुए थे। वो जो बेड़ा गर्क करके गए थे IMF से, उन्होंने एग्रीमेंट उन्होंने करवाया था। ये सारी पराए शराइत जो है ना वो उन्होंने मनवाई थी, और जो इनिशियल सारा काम करना था जिसको वो आपको एहसन इकबाल और दानियाल अजीज का भी वो इशू याद होगा जो उन्होंने बताया कि प्लानिंग के हवाले से जो बात की, जिस पर इन्होंने बकायदा पर्सनल इशू बना दिया, नोटिस भेज दिया पार्टी ने। जी, महंगाई की जिम्मेदार है। तो उन्होंने एक पॉइंट मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसी इतनी साउंड इकोनॉमिक टीम है कि वो आए और इन चैलेंजेस से जरदारी साहब ने इसका हमेशा आउटलाइन दिया है और उन्होंने बात की कि जी एग्रेरियन सोसाइटी को हम स्ट्रेंथन करेंगे। एग्रेरियन सोसाइटी जो है, नहीं मैं कह रही हूँ कब करेंगे?
अब जब आएंगे तो 24 अगर आते हैं उन्होंने किया। देखिए जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी पीपल्स पार्टी आती है, जब बिलावल साहब जब आएंगे बात ना करने दें, मसाइल का हल मैं ये कह रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, प्लीज बात सुन ले, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, या तो ठीक है हम बात ना करने दें। ये क्या बात हुई, जब ये आए थे, जब पहली दफा जब आए थे मुशर्रफ दौर में, तो ट्रक को उस पर आटा जो है लाइन लग कर लोग रह रहे थे, और उसके बाद हमारे यहाँ एक्सेस पैदावार हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में। एहसान साहब बैठे हुए, बिल्कुल ठीक यार ये क्या बात हुई कि कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया, भाई किया है उन्होंने। वही पार्टी है 138% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा उन्होंने किया, और एक दफा 50% इजाफा किया। बहुत बड़ा क्रेडिट है, जो देने वाली बात है, देना चाहिए। फिर 13 में फिर लोगों ने इनको सिलेक्ट नहीं किया। देखिए बात यह कि जब बहुत सारी गलतियां आप कर जाते हैं ना, फिर आप ये भी आपको भी चुनना पड़ता है कि जी मुस्तकबिल का साथी आपका कौन होगा, गलती कहाँ। वही फिर जरदारी साहब ने गलती की थी ना कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना है, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपको याद है ना। और वो भी नवाज शरीफ साहब के लिए, जिन्होंने अगले दिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जरदारी साहब रिकॉर्ड पे है कि ये मैंने नवाज शरीफ के कहने पे किया और वो भाग गए। बहरहाल उन्होंने 3 साल तकलीफ में काटे, दुबई और न्यूयॉर्क वहाँ पे रहे। देखिए ये बात वही आ जाती है कि सियासी जमातें आज बैठ के फैसला करें। तीनों बड़ी पार्टियों के मंशूर 80% एक जैसे ही हैं। देखिए सबको पता है, बच्चे को पता है कि हमारे इक़्तिसादी इशूज़ कौन कौन से हैं, हमारी गुर्बत कहाँ से कहाँ चली गई। अभी देखें 8-9% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है आपकी 40% से ज़्यादा आबादी, यानी एग्जैक्टली आप समझे 45 करोड़ लोग जो हैं सतह गुर्बत से नीचे $2 पर डे पे सस्टेन कर रहे हैं। तो भाई कोई आसान काम है, सुबह खाना है तो शाम को नहीं है। काश ये जहाँ अपने मफादात का ख्याल रखते हैं, सियासी भी इक़्तिसादी, लोगों का भी सोचें। ये कहेंगे जी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, ये बड़े बड़े इशूज़ हैं, इनको आके सेटल करते हैं। क्यों कहा जा रहा था कि मिसाके मईशत करें, क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? पीटीआई ने कहा जी नहीं करने देंगे भाई, किसी एक जगह पे तो पीटीआई को छोड़ देना। आप आए, आपको खुद पता है, आप कह रहे हैं हम पीडीएम की हुकूमत इसलिए लेके आए थे कि मुल्क दिवालिया होने वाला था और हमने अपनी सियासत कुर्बान करके मुल्क बचाया। तो भाई अब आपके पास मौका है कि आप बैठे और 20 साल मईशत का प्रोग्राम बनाए, मईशत को सियासत से अलग करें। पहले भी बैठ सकते थे, बैठ सकते थे अगर बैठना चाहे, और अगर नहीं बैठ सकते तो बैठे या कटे और ये आवाम को प्रूव करें कि जी आप हम अपनी सियासत करते हैं। आखिरी में बात आखिरी बात एक सेकंड देखिए, जिस तरीके से आप ज़ुबैर उमर साहब इल्ज़ाम लगाते हैं सागदार साहब के ऊपर कि मैंने एक निजकारी का प्रोग्राम बना दिया था स्टील मिल को, पीआईए को इन्होंने नहीं करने दिया। अब मुझे बताएं इनके क्या मफादात थे, क्यों नहीं करने दिया? इन माशी मसाइल पर डिटेल से हम बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक है, वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।